दोस्तों सितंबर 2024 से अगर हम ध्यान दें तो पिछले एक साल में हमारा स्टॉक मार्केट ना के बराबर मूव हुआ है। अगर हम देखें तो मई 2025 तक ना के बराबर रिटर्न्स मिलते हुए दिखाई दिए हैं निफ्टी 50 में। ऐसे में आप में से बहुत सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या निफ्टी 30,000 तक जा सकता है 2027 तक? कैन निफ्टी गो टू 30,000? इस वीडियो में इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं स्टॉक फॉर रिटेल पर, स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक नई जानकारी के साथ। तो इस एजुकेशनल वीडियो में यहां पर हम जानेंगे कि निफ्टी 50 में क्या 30,000 पॉइंट्स जाने की संभावना है अगले 2 सालों में। डाटा के साथ हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे। तो इसको समझने के लिए हमारे पास कुछ डाटा पॉइंट्स होने चाहिए और कुछ मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि हमारा जो मार्केट है कहीं ना कहीं से इकोनॉमी पे डिपेंड करता है, और इकोनॉमी की जो साइकिल होती है, जो 4 फेजेस में हमारी इकोनॉमी की साइकिल चलती रहती है, उन साइकिल से कहीं ना कहीं हमारा मार्केट भी प्रभावित होता है। अब ऐसे में अगर हम लेटेस्ट इन्फ्लेशन रेट बेस्ड ऑन सीपीआई यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डाटा देखें तो रूरल में यहाँ पे 1.72% से 1.18% के आसपास रीसेंट डाटा, ये कल का डाटा है, आज की तारीख है 13 अगस्त 2025। यहाँ पे इसमें हमें इन्फ्लेशन रेट में हमें गिरावट देखने को मिली है। साथ ही साथ अर्बन, अगर हम देखें अर्बन वैल्यूज तो 2.56% से यहाँ पे भी करीब 0.55% के आसपास गिरावट देखने को मिली। तो ऑल इन ऑल अगर हम ध्यान दें तो हमारा जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन रेट वो 1.55% है, और इसी का इम्पैक्ट थोड़ा बहुत हमें मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो ऑल इन ऑल हमें इन्फ्लेशन रेट से ये समझ में आ रहा है कि कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के दाम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम इस पर्टिकुलर डाटा पर ध्यान दें, फूड इन्फ्लेशन डाटा पर, तो यहाँ पर हम देखें फूड इन्फ्लेशन भी 2% से नीचे है। तो ऑल इन ऑल जो इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन रेट की वजह से बेसिकली महंगाई के बारे में हमें ओवरऑल पता चलता है, राइट। तो यहाँ पे महंगाई दर 2% से भी कम है, यानी कि जो प्रोडक्ट्स हैं उनके रेट्स 2% से भी कम दाम से बढ़े हैं पिछले कुछ समय में। तो ऐसे में हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं देख रहे। ठीक है, इसके साथ ही साथ आते हैं हम फॉरेन इन्वेस्टर्स के डाटा पर। देखिए फॉरेन इन्वेस्टर्स क्या कर रहे हैं हमारे स्टॉक मार्केट में, इससे मार्केट मूवमेंट पर बहुत असर पड़ता है, क्योंकि हमने देखा कि सितंबर 2024 के बाद से एफआईआईज ने हैवी सेलिंग की थी, जिसकी वजह से मार्केट में एक बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली थी। तो यहाँ पे रीसेंट डाटा अगर हम देखें, निफ्टी 50 के डाटा को हम हटा दे रहे हैं एज पर सेबी रेगुलेशंस, हम यहाँ पे निफ्टी 50 को डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बट ओवरऑल एफआईआईज डीआईआईज की अगर हम एक्टिविटी देखें तो आप यहाँ पे देखिए तो हमारे जो डीआईआईज हैं पिछले कई दिनों से वो नेट बाइंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और हमारे जो एफआईआईज हैं वो पिछले कई दिनों से यहाँ पर बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। बीच में एक आध दिन ऐसा आया था जहाँ पे एफआईआईज और डीआईआईज दोनों ने बाइंग की थी, बट ऑल इन ऑल यहाँ पे हमारे एफआईआईज पिछले कुछ दिनों से, खास तौर पे ट्रम्प साहब के जो भी टैरिफ्स के शगुफे उन्होंने छोड़े हैं, उसके चलते यहाँ पे एफआईआईज जो है बड़ी मात्रा में बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर हम इसी को देखें मंथली वाइज डाटा, यहाँ पे अगर हम मंथली वाइज डाटा देखें पिछले 12 महीनों का, अगेन निफ्टी 50 यहाँ पे रिमूव कर दे रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ पे करीब करीब सितंबर अक्टूबर के बाद से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यहाँ पे लगातार 5 महीनों तक हमारे एफआईआईज ने बहुत बढ़ चढ़ कर बेचा था इंडियन स्टॉक मार्केट में। इसकी वजह से हमें गिरावट देखने को मिली। फिर धीरे धीरे वो यहाँ पे जनवरी 2025 से फरवरी, मार्च, अप्रैल में यहाँ पे बाइंग करते हुए दिखाई दिए। अब यहाँ पे देखें तो रीसेंट जुलाई अगस्त के महीने में वो फिर से बेचते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम ओवरऑल मार्केट की वैल्यूएशन को समझे, देखिए मार्केट में गिरावट होगी या नहीं, मार्केट 30,000 पे जाएगा या नहीं, इसको समझने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हमें समझना जरूरी है। साथ ही साथ इकोनॉमिक साइकिल के फेजेज हमें समझना जरूरी है। इकोनॉमिक साइकिल के फेजेज में फिलहाल हम नहीं जा रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमें मार्केट की वैल्यूएशंस को समझना जरूरी है, क्योंकि मार्केट जब जब ओवर वैल्यूड होता है तब तब मार्केट में गिरावट आती है। यहाँ पे अगर हम समझें कि मार्केट करंटली ओवर वैल्यूड है या अंडर वैल्यूड, तो हमें ये समझने में मदद मिल सकती है कि मार्केट क्या 30,000 पर जा सकता है आने वाले 1-2 सालों में। तो यहाँ पे अगर देखें तो 2020 में निफ्टी का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो था वो 30 के आसपास था,
30 के आसपास का प्राइस टू अर्निंग रेशियो, उसके बाद से यहाँ पे बड़ी गिरावट हुई। और जब कोविड का दौर आ गया था तो कोविड के दौर में देखें तो यहाँ पे करीब करीब 18 के आसपास पी आ चुका था। उसके बाद पी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 2022 में हमने देखा था करीब करीब 18% के आसपास मार्केट में गिरावट हुई थी, और इस गिरावट के चलते फिर से एक बार प्राइस टू अर्निंग रेशियो गिरता हुआ दिखाई दिया। तो जनरली जब प्राइस टू अर्निंग रेशियो गिरता है ओवरऑल मार्केट का, तो यहाँ पे हमें ये समझना होता है कि जो 50 कंपनियां हैं जो कि निफ्टी 50 में है, उनका एवरेज प्राइस टू अर्निंग रेशियो गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि कंपनी के साथ ही साथ मार्केट जो है अंडर वैल्यूड की दिशा की तरफ जाता हुआ दिखाई देता है। अब यहाँ पे 2022 के मिड से हम ध्यान दें तो हमारा जो निफ्टी 50 यानी कि जो मार्केट है 20 के आसपास पीई लेके चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में मार्केट बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड भी नहीं है, मार्केट बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड भी नहीं है। हालांकि हम ये कह सकते हैं कि मार्केट में हमें एक अंडर वैल्यूड के आसपास की पोजीशन दिखाई दे रही है। ठीक है, सो ये जो इंपॉर्टेंट डाटा हम देख रहे हैं, राइट, ये एफआईआईज का डाटा हो गया, डीआईएस का डाटा हो गया, या हमारा जो यहाँ पे मार्केट वैल्यूएशन हो गई ओवरऑल, ये हम देख रहे हैं स्कैनेक्स के प्लेटफॉर्म पर। स्कैनेक्स बेसिकली रेज फाइनेंशियल सर्विसेज का ही एक पार्ट है। धन भी रेज फाइनेंशियल सर्विसेज का पार्ट है। धन बेसिकली धन पे हम डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करते हैं, राइट, वहाँ पे हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं। यहाँ पे स्कैनेक्स पे बेसिकली हम स्क्रीनर्स क्रिएट करने के साथ ही साथ ये जो हमने एफआईआईज डीआईएस की एक्टिविटीज़ देखी, हमने मार्केट के वैल्यूएशंस देखे, यहाँ पे और भी अदर एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं। आगे आने वाली वीडियोज में भी हम डिस्कस करते रहेंगे। तो रिसेंटली मैंने इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। जो बातें हमें ठीक लगती है उनके बारे में हम आपसे जरूर से जरूर शेयर करते हैं। तो स्कैनेक्स चाहें तो आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। यहाँ पे अब आते हैं ट्रम्प साहब के जो भी टैरिफ्स की बातें करते रहे हैं उसके बारे में। अब ट्रम्प साहब की टैरिफ्स की वजह से बहुत ज़्यादा यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो इनडिसीजन काइंड ऑफ सिचुएशन है मार्केट में। पिछले कई महीनों से मार्केट में हमारे एफआईआईज एक बार को चले गए थे, फिर से एफआईआईज आने शुरू हो गए। फिर यहाँ पे एफआईआईज को लग रहा है कि भाई ट्रम्प साहब तो 50% का टैरिफ कर दिए हैं और भी टैरिफ बढ़ा सकते। तो इन सब के बीच में मार्केट को हमारे ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम आगे बढ़े या पीछे जाएं, यानी कि नीचे गिरे। तो मार्केट कहीं ना कहीं से वहीं पे ठहरा हुआ है, एक डिसीजन का इंतजार करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे देखिए तो कहीं ना कहीं से जो मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है उस पे भी टैरिफ का इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही साथ अगर हम ध्यान दें तो हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो अगले महीने हो सकता है कि ट्रम्प साहब से मिले, और ऐसे में इन दोनों की जब मुलाकात होती है तो वहाँ पे टैरिफ्स के बारे में थोड़े बहुत डिस्कशंस हो सकते हैं और हमें एक क्लैरिटी मिल सकती है कि आने वाले समय में टैरिफ्स को लेकर क्या डिसीजन होंगे, क्योंकि एक फर्म डिसीजन यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, इसके साथ ही साथ अगर हम करंट इकोनॉमी पे ध्यान दें, मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हमने देखे, राइट, करंट इकोनॉमी पे अगर हम ध्यान दें तो भारत जो है 4th लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी 2025 तक यहाँ पे ऑलरेडी एक तरह से बन चुका है। और साथ ही साथ हमने देखा है कि हमारे जो जीडीपी के आंकड़े हैं, जीडीपी अराउंड 6.5 to 6.8% यहाँ पे इस दर से ग्रो करने वाली है। साथ ही साथ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है करीब करीब 1.05 ट्रिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुका है। 27% का उसमें इनफ्लोज हमें देखने को मिला है FY 2025 के 9 महीने में ही। इसके साथ ही साथ डिजिटल ट्रांजैक्शंस में हमने बढ़ोतरी देखी है। कई सारी जो कंट्रीज हैं उन्होंने हमारे यूपीआई के मॉडल पे भी इंटरेस्ट दिखाया है। साथ ही साथ जो हमारा इन्फ्लेशन रेट है वो रिड्यूस होकर 2% से भी नीचे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे सारे हमें एक तरह से देखें तो पॉजिटिव साइंस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, इसके साथ ही साथ अब आते हैं इंटरेस्टिंग डाटा पर। इंटरेस्टिंग डाटा क्या है कि हमारा जो निफ्टी 50 है और जो हमारा सेंसेक्स, इनके मोमेंट में क्या कोरिलेशन है। देखिए हर 10 साल पे हमारा जो निफ्टी 50 है वो सेंसेक्स बन जाता है। कैसे बन जाता है आगे हम टेबल में डिटेल में समझेंगे, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारा जो निफ्टी 50 है वो क्या है, वो 50 कंपनियों का एक इंडेक्स है, राइट। भारत की 50 कंपनियां, टॉप 50 कंपनियां, मार्केट कैपिटलाइजेशन, फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन जो होता है उसके बेसिस पे। सेंसेक्स क्या है, टॉप 30 कंपनियों की लिस्ट है, राइट। ये बेसिकली इंडेक्स है टॉप 30 कंपनियों की। अब यहाँ पे ऑलमोस्ट 87% कंपनियां इन दोनों में ऐसी हैं जो कि दोनों में हैं। तो ऑलमोस्ट जो मोमेंट रहती है
वो सिमिलर मूवमेंट रहती है दोनों की। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो लेटेस्ट डाटा हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, बट 2008 की जो मूवमेंट थी, जो 2008-2009 में गिरावट हुई थी निफ्टी की, अगर हम ध्यान दें तो कुछ ऐसी हमें चार्ट बनता हुआ दिखाई दिया था। और सेंसेक्स का अगर हम देखें तो अगेन सिमिलर चार्ट हमें बनता हुआ दिखाई दिया था, यानी कि 2008 में गिरावट शुरू हुई और 2009 में जाके बॉटम बना था। इसके बाद से यहाँ पे मार्केट में रिवर्जन देखने को मिला था, और जब जब उसके बाद मार्केट में गिरावट हुई है तब तब हमें यहाँ पे निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में गिरावट देखने को मिली, चाहे वो कोविड का दौर हो, चाहे वो 2015 ही क्यों ना हो। 2015 में भी मार्केट हमें 15 से 18% के बीच में गिरावट उसमें देखने को मिली थी। तो ऑल इन ऑल सेंसेक्स और निफ्टी में एक बात कॉमन है कि कुछ कंपनियां, अबाउट 87% कंपनियां दोनों में सेम हैं, और चार्ट उनका कहीं ना कहीं से सिमिलर तरीके से चलता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 1996 के बाद, क्योंकि 1996 में हमारा निफ्टी 50 आया था, राइट। अब 1996 में हमारा जो सेंसेक्स था वो करीब करीब 3085 पॉइंट के आसपास पे था। उसके बाद 10 साल अगर हम चले जाएं तो 10 साल में 11,200 पे आ गया था हमारा सेंसेक्स, लेकिन निफ्टी 50 ये सेंसेक्स में बदल गया था। अब सेंसेक्स में कैसे बदल गया था, ये 3085 का जो सेंसेक्स था 1996 में, वो 10 साल बाद यहाँ पे हमारा निफ्टी 50 पहुँच गया, यानी कि निफ्टी का इंडेक्स पहुँच गया। अब अगले 10 साल में देखें तो यहाँ पे सेंसेक्स मूव हो गया 26,000 पे, और हमारा यहाँ पे निफ्टी 50 आ गया उसी पॉइंट के आसपास जहाँ पे हमारा सेंसेक्स था 2006 में। अब 2016 से 2026 10 साल का टाइम ड्यूरेशन होता है, राइट, लेकिन 2026 में अभी भी समय है, 2025 चल रहा है। तो ऐसे में एंड ऑफ 24 का अगर हम यहाँ पे देखें तो 78,000 के आसपास हमारा सेंसेक्स था, और यहाँ पे 23,600 के आसपास हमारा निफ्टी 50 था। और मिड ऑफ 2025 हम यहाँ पे एज पर सेबी रेगुलेशंस लेटेस्ट डाटा नहीं इस्तेमाल करेंगे, बट 3 महीने पुराने का डाटा अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 81,400 के आसपास हमारा सेंसेक्स था, और निफ्टी 50 हमारा 24,800 के आसपास था। तो ये जो ट्रेंड चल रहा है, राइट, जो हमारा निफ्टी 50 है वो सेंसेक्स को पकड़ने का ट्रेंड हर 10 साल पे, वो यहाँ पे देखें उस ट्रेंड को अगर हम समझें तो 2016 में जो 26,600 था, 2026 में कहीं ना कहीं से हमारी एक्सपेक्टेशन रह सकती है कि हाँ एटलीस्ट 26,600 यानी कि 27,000 के आसपास, और 2027-28 में वो 30,000 के आसपास। तो ऐसे हम यहाँ पे देख रहे हैं कि बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर डाटा 2034 तक, 2024 को अगर हम कंसीडर करें और अगले 10 साल लें, 2034 यहाँ पे कर दें, तो 78,000 निफ्टी 50 बेस्ड ऑन द प्रीवियस हिस्ट्री हमारी एक्सपेक्टेशन हो सकती है। अब यहाँ पे जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पज है, जाएगी या नहीं जाएगी ये तो आपको सर्टिफाइड एनालिस्ट ही बता सकता है कि कहाँ तक जाएगा, कितने पॉइंट पे जाएगा, कहाँ पे स्टॉप लॉस होगा, ये सब वो बता सकते। हम यहाँ पे सिर्फ डाटा को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 में इतना था, पास्ट में ये इनका मूवमेंट था, तो 2034 में निफ्टी 50 जो है 78,000 जा सकता है या नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तो यहाँ से हमें इस वीडियो से ये सीखने को मिला कि हमारे मार्केट के सूरत हाल क्या है करंटली, और साथ ही साथ क्या निफ्टी 50 वाकई में 30,000 तक जा सकता है। विल निफ्टी 50 गो टू 30,000 और नॉट? आपकी क्या राय है कमेंट करना ना भूलिएगा। दोस्तों में वीडियो शेयर करिए, लाइक बटन प्रेस करके हमें जरूर से जरूर मोटिवेट करिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत ख्याल रखिए।